ये सुनने में काफी अजीब लगता है कि जो मुल्क अभी एक दूसरे का वजूद खत्म करने पर तुले हैं, वो कभी एक दूसरे के जिगरी यार हुआ करते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल की। ये कोई मामूली दोस्ती नहीं थी, बल्कि इन दोनों के लीडर्स छुप छुप कर मिला करते थे, गिफ्ट शेयर होते थे और सीक्रेट एग्रीमेंट्स भी साइन करते थे। यहाँ तक कि इन दोनों की दोस्ती की मिसालें दी जाती थीं। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आज ऐतराज उठाया जाता है, वो इजराइल और अमेरिका ने ही ईरान को गिफ्ट किया था। लेकिन आखिर कैसे? ईरान और इजराइल की दोस्ती किस मोड़ पर हुई थी? कौन कौन इस दोस्ती से जेलस होता था? आयतुल्ला की रजीम में ही इजराइल से वेपन्स क्यों लिए गए थे? और आखिर वो कौन सा पॉइंट था जब ये गहरी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई थी? नाजरीन, इस दोस्ती की जड़ों को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जब मिडिल ईस्ट बिल्कुल मुख्तलिफ दिखता था। यहाँ पहले ऑटोमन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया का राज था, जो 1922 में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद खत्म हो गया। अब यहाँ ब्रिटेन का राज था और अरब नेशनलिज्म बढ़ रहा था। अरब्स ताज़ा ऑटोमन एम्पायर की सल्तनत से आज़ाद हुए थे और वो अपना अलग मुल्क बनाना चाहते थे। बल्कि वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर के हारने की एक वजह यह भी थी कि अरब्स ने अंदर ही अंदर ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, इस वादे पर कि आज़ादी के बाद उनको अपना अलग मुल्क बनाने दिया जाएगा। पर खित्ते में ब्रिटिशर्स और अरब्स के अलावा एक ताकत ऐसी बची थी जिसको अरब नेशनलिज्म से काफ़ी मसला था, और वो था ईरान। उस वक्त ईरान एक पावरफुल मुल्क था और यहाँ के लोग अरब्स को कमतर समझते थे। ईरान के शाह को लगता था कि अगर अरब मुल्क सारे एक हो गए तो वो ईरान के लिए खतरा बन सकते हैं। एक तो पर्शियन गल्फ में ईरान का होल्ड डिवाइड हो जाता, क्योंकि अरब्स ने पहले ही इसको पर्शियन के बजाय अरेबियन गल्फ कहना शुरू कर दिया था। और दूसरा, ईरान में मेजॉरिटी शिया मुस्लिम्स थे और अरब सुन्नी मुस्लिम्स। अगरचे ये दोनों मुसलमान हैं, लेकिन हिस्ट्री में देखा जाए तो इन दोनों के दरमियान एक खामोश मुकाबला हमेशा से रहा है कि इस्लाम को रिप्रेजेंट कौन करेगा। शाह ऑफ ईरान मोहम्मद रज़ा पहलवी को डर था कि सुन्नी मुस्लिम्स का इन्फ्लुएंस कहीं बढ़कर ईरान तक न पहुंच जाए और उनसे उनका तख्त छीन न लिया जाए। पर कौन जानता था कि मिडिल ईस्ट में अकेला पड़ जाने वाला ईरान को एक बेहतरीन दोस्त मिलने वाला है। फिर आया 1948, वो तारीखी साल जब यूनाइटेड नेशंस के ऐलान के बाद जूइश मुल्क इजराइल का क़याम हुआ। इजराइल के बनते ही पड़ोसी अरब मुल्कों को लगा कि ये फ़लस्तीनियों के साथ ज्यादती हुई है, तो उन्होंने इजराइल पर हमला कर दिया। ये जंग जहां इजराइल के वजूद का खतरा बनी, वहीं ईरान के शाह के लिए अरब से छुटकारा पाने का एक रास्ता भी बन गई। हकीकत में ईरान को स्टेट ऑफ इजराइल से उतना मसला नहीं था जितना अरब मुल्कों के बढ़ते हुए असर से था। यानी जब अरब्स फ़लस्तीन के हक के लिए इजराइल से लड़ रहे थे, ईरान का झुकाव इजराइल की तरफ था। दूसरी तरफ इजराइल भी ये महसूस करने लगा कि उसे दुश्मन पड़ोसियों के बीच नॉन अरब दोस्तों की ज़रूरत है। इसी के चलते इजराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गुरियन ने एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनाई, जिसे पेरिफेरल डॉक्ट्रिन कहा जाता है। उनका कहना था कि क्योंकि इजराइल एक छोटी सी स्टेट है जो चारों तरफ अरब मुल्कों से घिरी हुई है, तो हमें अपने दुश्मनों के पड़ोसियों से दोस्ती करनी चाहिए। और इस मैप पर अरब्स का सबसे बड़ा और सबसे अहम पड़ोसी था ईरान। यही वो इजरायली पॉलिसी थी जिसने ईरान और इजराइल के दरमियान दोस्ती की पहली बुनियाद रखी। बेन गुरियन की इस पॉलिसी का सबसे पहला और सबसे बड़ा नतीजा 1950 में सामने आया। टर्की के बाद ईरान दूसरा मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क था जिसने इजराइल को डी फैक्टो तौर पर तस्लीम कर लिया। ईरान ने स्विट्जरलैंड की हुकूमत के जरिए इजराइल को एक फॉर्मल लेटर भेजकर न सिर्फ उन्हें एक्सेप्ट किया, बल्कि दोस्ती की पेशकश भी की। ये ऑफिशियल डी ज्योर रिकग्निशन नहीं थी, बल्कि एक ऐसा खुफिया एग्रीमेंट था जिसका सबको मालूम था, यानी ओपन सीक्रेट। दुनिया को लगता था कि ईरान इजराइल को नहीं मानता, मगर हकीकत में शाह ऑफ ईरान ने इजराइल के मिशन को तेहरान में खुलने की इजाज़त दे दी। तेहरान में इजराइल का एक बड़ा ऑफिस खोला गया जो बिल्कुल किसी एम्बेसी की तरह काम करता था, मगर उसके बाहर न इजराइल का झंडा था और न एम्बेसी का वर्ड लिखा था। लोग जानते थे कि ये इजराइल का मिशन है, मगर ऑफिशियल तौर पर इसे इजरायली ट्रेड ऑफिस कहा जाता था। ईरान और इजराइल ने एक दूसरे का कितना और किस किस मौके पर साथ दिया, ये जानने से पहले समझते हैं कि शाह ऑफ ईरान ने एक मुस्लिम मुल्क होते हुए इजराइल का साथ क्यों दिया। इसके पीछे 3 बड़े रीजंस थे। शाह अपनी मोनार्की को मजबूत बनाना चाहते थे और ईरान को एक मॉडर्न पावरफुल इंडस्ट्रियल स्टेट बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्हें जदीद टेक्नोलॉजी और नो हाउ की जरूरत थी जो इजराइल दे सकता था। ईरान के शाह को इजिप्ट के गमाल अब्देल नासिर से डर लगता था, जो अरब नेशनलिज्म का परचम लहरा रहे थे। शाह को लगा कि उनका अगला निशाना ईरान हो सकता है।
इस डर ने उन्हें इजराइल की तरफ झुकने पर मजबूर कर दिया। सबसे अहम वजह, शाह का अमेरिका के करीब होना। 1953 में ईरान के प्राइम मिनिस्टर मोसादेक ने शाह की पावर्स कम करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका ने CIA के जरिए शाह की मदद की और उनका तख्त बचा लिया। शाह को अपनी आवाम से इतना डर था कि उन्होंने एक खुफिया पुलिस सैवक बनाई। इसका काम था उन लोगों को पकड़ना या खत्म करना जो शाह के खिलाफ बोलते। और हैरत की बात यह कि सैवक को ट्रेनिंग देने के लिए इजराइल के मोसाद एजेंट्स को टास्क दिया गया। मोसाद ने ही सैवक को ट्रेन किया कि लोगों पर नजर कैसे रखी जाए और इंटेरोगेशन कैसे की जाए। न सिर्फ इतना, ईरान के एयरफोर्स पायलट्स को भी इजराइल में ट्रेनिंग दी गई। इजराइल ने ईरान को एडवांस्ड वेपन्स और टेक्नोलॉजी सप्लाई की जो उस वक्त अरब दुनिया तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। दोनों मुल्कों ने मिलकर मिसाइल टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर रिसर्च पर भी काम किया। वो न्यूक्लियर प्रोग्राम जिसके पीछे आज अमेरिका और इजराइल के प्रोटेस्ट्स हैं, असल में इजराइल और अमेरिका की मदद से ही शुरू हुआ था। 1957 में अमेरिकन प्रेसिडेंट आइजनहावर ने एक कैंपेन लॉन्च की जिसका नाम था एटम्स फॉर पीस, जिसका मकसद दुनिया भर के मुल्कों को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देना था ताकि वो सस्ती बिजली प्रोड्यूस कर सकें। अमेरिका ने ईरान को पहला न्यूक्लियर रिएक्टर 1967 में दिया जो तेहरान यूनिवर्सिटी में इंस्टॉल हुआ। मजेदार बात यह कि ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को इजराइल ने ही ट्रेन किया, जिन पर आज टारगेटिंग चल रही है। ईरान और इजराइल की दोस्ती सिर्फ मिलिट्री अलायंस पर डिपेंड नहीं करती थी, बल्कि इकोनॉमी भी इस दोस्ती का सबसे स्ट्रॉन्ग पहलू था। इजराइल को ऑयल की जरूरत थी और अरब मुल्कों ने उन्हें ऑयल सप्लाई से बॉयकॉट कर दिया। ईरान के पास ऑयल था और दोनों ने मिलकर ईलाट एस्कलॉन ऑयल पाइपलाइन बनाई जो खुफिया तौर पर इजराइल तक ऑयल पहुंचाता था। इस पाइपलाइन से इजराइल को ऑयल मिला और ईरान का ऑयल यूरोप तक सेफली सेल हो गया, बाईपासिंग अरब कंट्रोल्ड रूट्स। ये दोस्ती इतनी गहरी थी कि शाह और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेन गुरियन की मीटिंग्स छुप छुप कर होती थी। बेन गुरियन जब तेहरान एयरपोर्ट उतरते तो उनको मीडिया से बचाने के लिए विग और डिस्गाइज लगानी पड़ती थी। 1970 में तेहरान में इजराइल का ट्रेड मिशन फुल्ली एक्टिव था, जहां इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और मिलिट्री एडवाइजर्स मौजूद थे। इजराइल ने ईरान के फार्मर्स को मॉडर्न इरिगेशन और टेक्नोलॉजी भी सिखाई और दोनों मुल्कों के दरमियान डायरेक्ट फ्लाइट्स भी शुरू हुई। ये पीरियड दोनों मुल्कों की दोस्ती का गोल्डन एरा माना जाता है। शाह ने अपनी 52nd बर्थडे और पर्शियन एम्पायर के 2500 साल कंप्लीट होने पर सबसे बड़ा सेलिब्रेशन रखा। डेजर्ट में एक मिनी सिटी तामीर की गई जिसमें दुनिया के लीडर्स बुलाए गए। इजराइल के लीडर्स ऑफिशियली नहीं बुलाए गए, लेकिन मोसाद ने शाह की सिक्योरिटी प्लान की और इंश्योर किया कि कोई अटैक ना हो। लेकिन सब कुछ बदल गया 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद, जब आयतुल्लाह खुमैनी ने शाह का तख्त गिरा दिया और ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक बना दिया। खुमैनी ने डिक्लेयर किया कि इजराइल इस्लाम का दुश्मन है और शाह एक गद्दार। कुछ ही हफ्तों बाद तेहरान में इजराइल के ट्रेड मिशन पर अटैक हुआ और फलस्तीनी फ्लैग लगा दिया गया। यासिर अराफात वहां पहुंचे और मिशन को डिक्लेयर किया गया कि अब ये इजराइल का नहीं बल्कि फलस्तीन का एम्बेसी है। ये वो मोमेंट था जब ईरान इजराइल फ्रेंडशिप ऑफिशियली खत्म हो गई। लेकिन स्टोरी यहीं रुकती नहीं। 1 साल बाद ईरान इराक वॉर शुरू हुई। ईरान को वेपन्स की जरूरत थी और फिर से इजराइल की मदद से सीक्रेट वेपन्स सप्लाई शुरू हो गई। इजराइल ने ईरान को मिलिट्री एड दिया और इराक को वीक करने के लिए ये स्ट्रेटेजिक मूव था। 1990s के आसपास ईरान इराक वॉर खत्म हुई और इजराइल ने नोटिस किया कि अब असली थ्रेट ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरीज के कंट्रोल में है। इसी वक्त से दोनों के दरमियान शैडो वॉर शुरू हुई जो आज तक चल रही है। और इस तरह से वो गहरी दोस्ती जो 1948 से 1979 तक गोल्डन एरा की तरह चल रही थी, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल रीजंस की वजह से दुश्मनी में बदल गई। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।